हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 1 जुलाई के सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 1 जुलाई के सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना ये जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना, ये पाल वंश के राजा धर्मपाल के द्वारा जो है 8वीं 9वीं सदी में इसकी स्थापना जो है वो किया गया था। तो धर्मपाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आपके जो ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय है ना, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। अब देखिए, पाल वंश की बात आ गई तो देख लेते हैं कि पाल वंश की जो स्थापना है ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए, पाल वंश की जो स्थापना है ना, ये 750 ईस्वी में जो है गोपाल के द्वारा इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और गोपाल के बेटे का नाम अगर पूछा जाए तो देखिए, इनके बेटे का जो नाम था ना, ये धर्मपाल था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए, बिहार में आपका एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय जिसका नाम नालंदा विश्वविद्यालय है। तो देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ना, ये श्री गुप्त के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को ये जो है कौन अलग करता है। तो देखिए, ट्रोपोपोज नाम का एक सीमा रेखा है जिसे क्षोभ सीमा भी कहा जाता है, और ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल को जो है अलग करता है। तो क्षोभ सीमा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ट्रोपोपोज नाम का जो एक सीमा रेखा है ना, ये पृथ्वी की सतह से 6 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है, और इसका जो तापमान है ना, ये करीब आपका 16 से 18 डिग्री सेल्सियस जो है इसका टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिद्धार्थ चौधरी ये जो आपके किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, सिद्धार्थ चौधरी की बात कर ले तो ये आपका शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक खेल से जो है ये संबंधित है। तो शॉर्ट पुट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 23 में जो है आपके मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान जो वो किया गया है। तो मानव तस्करी और जबरन श्रम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 23 और 24 जो है ये आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, जिनमें अनुच्छेद 23 में जो है आपके मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 24 में जो है कल कारखानों या फिर दुकानों आदि में जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर जो है ये आपके रोजगार पर प्रतिबंध जो वो लगाया गया है। तो ये आपका अनुच्छेद 24 में जो वो कहा गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है ये आपका नागरिकता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर भाग पूछ ले तो देखिए, ये जो आपका नागरिकता से संबंधित जो भाग है ना, ये आपका भाग 2 है। भाग 3 में आपका क्या है। तो देखिए, मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ना, ये आपका भाग 3 में किया गया है। डीपीएसपी का जो वर्णन है ये आपका भाग 4 में किया गया है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो ये जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो वर्णन है ना, ये आपके भाग 4A में किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि एक्सरे ट्यूब की मदद से प्रयोग करके जो है ये आपका परमाणु क्रमांक का जो नामकरण है ना, ये किसने किया था। तो देखिए, एक्सरे ट्यूब की मदद से प्रयोग करके सन 1913 में जो है हेनरी मोसले के द्वारा जो है परमाणु क्रमांक का जो नामकरण है वो दिया गया था। तो हेनरी मोसले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके मोज़ले ने जो है परमाणु संख्या के आधार पर जो है तत्वों का वर्गीकरण भी किया था, और आवर्त सारणी का आधुनिक रूप जो है वो दिया था। यानी आवर्त सारणी जो आधारित था ये मोज़ले का, ये किस पर आधारित था। तो देखिए, मोज़ले की जो आवर्त सारणी थी ना, ये परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम पर जो वो आधारित था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए, अब एक्सरे की बात आ गई तो एक्सरे के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, एक्स किरणें जो होती है ना, ये आपके विद्युत चुम्बकीय विकिरण का एक रूप होता है, और एक्सरे की जो खोज है ना, ये आपके विलियम कॉनराड रोएंटगन के द्वारा जो है इसकी जो खोज है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1913 में हेनरी मोजले ने दर्शाया कि किसी तत्व का जो है डैश उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में जो है ये अधिक मौलिक गुण होता है। तो हेनरी मोजले ने ये दर्शाया था कि किसी तत्व का जो परमाणु संख्या है ना उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है। तो परमाणु संख्या आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये जो गीत है ना ये किसके द्वारा जो वो लिखा गया था। तो देखिए सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये जो गीत के लेखक थे ना ये आपके मोहम्मद इकबाल थे। तो मोहम्मद इकबाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा मैच जो है बीसीसीआई नहीं कराती है। जहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया गया स्थानीय मैच। तो देखिए ये जो आपका स्थानीय मैच है ना ये बीसीसीआई के द्वारा जो वो आयोजित नहीं किया जाता है। तो स्थानीय मैच आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बीसीसीआई का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपके भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। बीसीसीआई की स्थापना जो ये कब हुआ था। तो देखिए बीसीसीआई की जो स्थापना है ना ये आपका 1928 में हुआ था। और इससे प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए बीसीसीआई के जो आपके वर्तमान में 36वें जो अध्यक्ष है ना ये आपके रोजर बिन्नी है। इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। रोजर बिन्नी जो है वर्तमान में अभी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और कितने नंबर के, तो ये आपके 36वें नंबर के हैं। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए वर्तमान में जो बीसीसीआई के उपाध्यक्ष है ना ये आपके राजीव शुक्ला हैं। और वर्तमान में बीसीसीआई के जो सचिव हैं ये कौन है। तो देखिए वर्तमान में जो सचिव है ना ये आपके जय शाह हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। और बीसीसीआई का जो आपका हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है, तो ये आपका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए जो है कितने % आरक्षण की जो घोषणा है वो की है। तो देखिए महाराष्ट्र सरकार ने प्रमोशन में रोजगारी वाले विकलांग कर्मचारियों के लिए जो है 4% कोटा जो है वो लागू किया है। तो 4% आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भरतनाट्यम से संबंधित कौन सी कलाकार है। तो देखिए ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिले हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पद्म सुब्रमण्यम, अलारमेल वल्ली, यामिनी कृष्णमूर्ति, अनीता रत्नम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, वैजंती माला, स्वप्न सुंदरी, रोहिंटन कामा, लीला सैमसन, बाला सरस्वती, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके भरतनाट्यम से है। और भरतनाट्यम जो ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जनगणना अधिनियम जो है ये किस वर्ष में जो वो बनाया गया था। तो देखिए जनगणना अधिनियम जो है ये आपका 1948 में जो है इसे बनाया गया था। तो 1948 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रागिनी जो है ये किस राज्य से संबंधित जो है लोकगीत का एक लोकप्रिय रूप है। तो देखिए रागिनी की बात कर ले तो ये जो आपका हरियाणा राज्य से संबंधित एक लोकगीत है जो कि आपका एक लोकप्रिय रूप है। तो हरियाणा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कैप्टन शिवा चौहान, यहाँ पे ठाकुर नहीं चौहान होगा, कैप्टन शिवा चौहान जो है ये कहाँ तैनात होने वाली जो है पहली महिला अधिकारी है। तो देखिए कैप्टन शिवा चौहान जो है ये सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली जो है पहली महिला अधिकारी है। तो सियाचिन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पद्मश्री गुरु मायाधर राउत की अग्रणी भावना ने जो है वर्ष 1950 के दशक में निम्नलिखित में से किस नृत्य को जो है पुनर्जीवित किया और नृत्य के व्याकरण और अभिनय शब्दावली को फिर से जो वो परिभाषित किया। यानी क्वेश्चन पूछने का सिंपल सा मतलब ये था ना कि जो ये आपके गुरु मायाधर जो राउत थे ना ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है या फिर किस नृत्य को जो है वो पुनर्जीवित जो है वो किए थे। तो देखिए गुरु मायाधर राउत की बात कर ले तो ये जो आपके ओडिसी नृत्य से संबंधित है और ये जो है ओडिसी नृत्य को जो वो पुनर्जीवित जो वो किए थे। तो ओडिसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मांग में कमी और आपूर्ति में वृद्धि का संतुलन कीमत पर जो वो क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए मांग में अगर कमी और आपूर्ति में अगर वृद्धि होता है ना तो संतुलन कीमत पर जो है ये आपका संतुलन जो मूल्य है ना वो आपका घट जाएगा। तो घट जाएगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जो है गणगौर उत्सव मनाया जाता है। तो देखिए गणगौर उत्सव की बात कर ले तो ये जो आपका राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन में आपका राजस्थान राज्य नहीं दिया गया था, राजस्थान का जो है जिला का नाम दिया गया था जो कि आपका उदयपुर दिया गया था। तो देखिए राजस्थान में ही जो आपका उदयपुर जिला है और यहीं पे जो है गणगौर उत्सव मनाया जाता है। तो उदयपुर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि सिद्धार्थ चौधरी ये जो आपके किस खेल से संबंधित है।
है, तो शॉर्ट पुट गोला फेंक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि करेवा संरचना हिमालय के किस भाग में मिलती है। तो देखिए करेवा संरचना हिमालय के जो है ये आपके कश्मीर हिमालय के भाग में जो ये मिलता है, तो कश्मीर हिमालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर इंडिविजुअल सत्याग्रह यानी व्यक्तिगत सत्याग्रह से जो वो पूछा गया था। पूरा क्वेश्चन जो है मुझे बच्चों द्वारा नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो शुरुआत है ना, ये 17 अक्टूबर 1940 में वर्धा के निकट पौनार गांव से जो इसकी शुरुआत जो है वो किया गया था। और ये जो आपका स्वतंत्र भाषण के अधिकार की पुष्टि के लिए जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की जो शुरुआत है ना, ये आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है वो किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने जो है आचार्य विनोबा भावे को जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में जो है ये प्रथम सत्याग्रही जो वो चुना था। और जवाहरलाल नेहरू को जो है ये आपके दूसरे और ब्रह्मदत्त को जो है ये तीसरे सत्याग्रही के रूप में जो वो चुना था। तो आई थिंक आपका दूसरे सत्याग्रही के बारे में पूछा गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में दिया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि आपका जो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग से प्रश्न पूछा गया था, जहाँ पर एक तरफ आपका पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर और कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्री जो वो दिए गए थे, और एक तरफ जो उसका जो ये दिया गया था कि कौन सा जो आपका पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज है, कौन आपका प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज है। तो ऑप्शन तो बच्चों द्वारा मुझे नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज ये जो है किसके द्वारा ओन्ड किया जाता है, तो इसे जो आपका ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा जो ओन्ड किया जाता है। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री जो है ये आपके स्टेट के द्वारा जो है वो ओन्ड किया जाता है। ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज की बात कर ले तो ये आपके इंडिविजुअल और फर्म्स के द्वारा जो इसे ओन्ड किया जाता है। और ये जो आपका कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज है इसे आपके स्टेट एंड प्राइवेट फर्म के द्वारा जो है इसे ओन्ड जो है वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आया था कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है। तो देखिए नाट्य शास्त्र की बात कर ले तो ये जो आपका एक संस्कृत हिंदू ग्रंथ है, और इस ग्रंथ को जो है ये आपके भरत मुनि के द्वारा जो है वो लिखा गया है, तो भरत मुनि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट इज, यानी भारत में पूर्वी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए भारत में पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये आपके जिंदगाड़ा चोटी है। और ये जो आपका जिंदगाड़ा चोटी है ना, ये आपके आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात कर ले तो देखिए जिंदगाड़ा चोटी की जो ऊंचाई है ना, ये आपके 1690 मीटर है। तो जिंदगाड़ा चोटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना कि ऑप्शन में आपका जिंदगाड़ा चोटी जो है वो नहीं देता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो आपका जिंदगाड़ा चोटी है, लेकिन दूसरी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले तो ये आपका महेंद्रगिरी है। और ये जो आपका महेंद्रगिरी है ना, ये आपके उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। और महेंद्रगिरी चोटी की जो ऊंचाई है ना, ये आपके 1501 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा जाए तो देखिए पश्चिम घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये आपका अनामुड़ी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पश्चिम घाट को जो है स्थानीय रूप से विभिन्न नामों से जो वो जाना जाता है, जैसे कि महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को जो है इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है इसे नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। केरल में इसे अन्नमलाई की पहाड़ियों के रूप में जो वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका पश्चिमी घाटी है ना, ये आपके ताप्ती नदी की घाटी से कन्याकुमारी तक जो ये आपका दक्षिण में जो वो चलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सह्याद्रियों के जो है आपके 3 महत्वपूर्ण मार्ग भी है, और वो 3 महत्वपूर्ण मार्ग कौन कौन से हैं। तो पहला आपका थल घाट है जो कि आपका मुंबई और नासिक के बीच स्थित है। सेकंड आपका पाल घाट है जो कि पलक्कड़ और कोयम्बटूर के बीच स्थित है। थर्ड आपका भोर घाट है जो कि मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट ये जो आपके पहाड़ियाँ किस पहाड़ियाँ पर जो है एक दूसरे से जो वो मिलते हैं। तो देखिए पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है ये आपके नीलगिरी पहाड़ियाँ पर जो एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को जो है ये क्या कहते हैं।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चोल काल में ब्राह्मणों को उपहार के रूप में प्राप्त भूमि को जो है ये ब्रह्मदेह के नाम से जो है वो जाना जाता था। तो ब्रह्मदेह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा चोल साम्राज्य में अलग अलग भूमि जो है वो दिए जाते थे, जिन्हें अलग अलग श्रेणियों में भी जो है वो बांटा गया है। जैसे कि गैर ब्राह्मण किसान मालिकों को जो भूमि दी जाती थी ना, उसे जो है वेलन वगई जो है वो कहा जाता था। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। एक स्कूल के रख रखाव के लिए जो भूमि दिया जाता था ना, इसे साला भोग के नाम से जो वो जाना जाता था। इसके अलावा मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को जो ये क्या कहा जाता था, तो देखिए मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को जो है ये आपका देवदाना या फिर तिरुनामट्टू कनी के नाम से जो है इसे जाना जाता था। जैन संस्थाओं को जो दान की गई भूमि को ये जो है क्या कहा जाता था, तो देखिए जो आपके जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि को जो है ना, ये पल्ली छद्म जो है वो कहा जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अलावा अगर चोल साम्राज्य की बात कर ले, तो देखिए चोल वंश की जो स्थापना है ना, ये 850 ईस्वी में विजयालय के द्वारा जो इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और इनका जो महत्वपूर्ण जो राजा थे, जिनका नाम राजा राजा प्रथम था, और राजा राजा प्रथम ने ही जो है ये जो राजेश्वर मंदिर है ना, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और ये जो आपका राजेश्वर मंदिर है, जो कि आपका तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है, और इसी मंदिर का जो निर्माण है ये राजा राजा प्रथम के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राजा राजा प्रथम जो थे ये किस धर्म के संरक्षक थे, तो ये आपके शैव धर्म के जो वो संरक्षक थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इंडियन लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड इटालियन ऑफ द ईस्ट, यानी भारत के किस भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट जो है वो कहा जाता है। तो देखिए भारत के तेलुगु भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट जो है वो कहा जाता है। तो तेलुगु भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर साल जो है 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस के रूप में भी जो वो मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए अगर आप भाषा से प्रश्न आ गए तो आगे की शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो प्राप्त है। तो देखिए वर्तमान में आपके 6 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो प्राप्त है। और सबसे पहले भाषा जो कौन सी थी जिन्हें शास्त्रीय भाषा का जो वो दर्जा दिया गया है, तो देखिए तमिल पहली भाषा थी, जो कि 2004 में इसे शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा वो दिया गया था। दूसरा जो था वो आपका संस्कृत भाषा था। संस्कृत भाषा को 2005 में जो है शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा वो प्रदान किया गया था। थर्ड आपका कन्नड़ भाषा है, जिसे जो है 2008 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फोर्थ आपका तेलुगु है, जिसे 2008 में ही जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो वो दिया गया था। फिफ्थ आपका जो है मलयालम भाषा है, इसे 2013 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और सिक्स्थ आपका उड़िया भाषा है, इसे जो है 2014 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो वो प्रदान किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कर्नाटक संगीत शैली का जनक या फिर पिता जो ये किसे कहा जाता है। तो देखिए कर्नाटक संगीत शैली का जो पिता है ना, ये पुरंदर दास को जो वो कहा जाता है। तो पुरंदर दास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और कर्नाटक संगीत में आपके कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, तो देखिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये सब जो आपके कर्नाटक संगीत के क्षेत्र आ जाते हैं। कर्नाटक संगीत शैली की जो है त्रिमूर्ति के बारे में जो वो पूछा जाता है। तो देखिए कर्नाटक संगीत शैली के जो आपके त्रिमूर्ति है ना, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, ये जो आपके कर्नाटक संगीत शैली के जो ये आपके त्रिमूर्ति है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक संगीत की शैलियाँ कौन कौन सी है, तो देखिए गीतम, सुलादी, स्वर राजाति, जातिस्वरम, कीर्तनम, कृति, पद, तनम, ये सभी जो आपके कर्नाटक संगीत की जो वो शैलियाँ हैं। और इनके कर्नाटक गायन शैली के प्रमुख रूप अगर पूछा जाए तो देखिए वर्णम, जावाली और तिलाना, ये सब जो आपके प्रमुख रूप हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो स्वरलिपि प्रणाली है ना, ये शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत में ये जो किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत में स्वरलिपि जो प्रणाली है ना, ये आपके पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा जो वो दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये तो आपका कर्नाटक संगीत का जनक हो गया। अगर बात कर ले हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जनक के रूप में अगर पूछा जाए, तो देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जनक के रूप में जो है ये तानसेन को जो है वो जाना जाता है। और कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि ऑप्शन में तानसेन नहीं दिया रहता है। तो देखिए अगर तानसेन ऑप्शन में ना दिया रहना तो फिर आपका विष्णु नारायण भातखंडे जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को जो है
पूर्व की गाथा के रूप में जो वो जाना जाता है। तो देखिए ये जो आपका कथकली है ना, इसे पूर्व की गाथा के रूप में जो वो जाना जाता है। और कथकली जो ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन जो है ये किससे संबंधित है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही जो है ये आपके गैस में और वापस जो है ये आपके ठोस में बदल जाते हैं, इसी प्रक्रिया को जो है ये आपका सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन जो है वो कहा जाता है। और एग्जाम्पल अगर बात कर ले सब्लिमेशन का उदाहरण कौन कौन से हैं, तो देखिए अमोनियम क्लोराइड, कपूर, आयोडीन, नेप्थलीन और शुष्क बर्फ, ये सभी जो आपके सब्लिमेशन के जो उदाहरण हैं। तो आपका यहाँ पे ये जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि सब्लिमेशन का ही जो विपरीत होता है ना, ये आपका निक्षेपण यानी डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन वह प्रक्रिया है जिसमें गैस जो है तरल बने बिना ही जो है ये आपका ठोस में जो वो बदल जाता है। छोड़िए मैं आपको क्या करता हूँ डायरेक्टली स्टेट साइकिल ही आपको समझा देता हूँ। तो देखिए सॉलिड से अगर लिक्विड बनता है तो इसे जो है सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। वहीं अगर इसका जो विपरीत लिक्विड से अगर सॉलिड बनता है तो इसे जो आपका फ्यूज़न यानी मेल्टिंग जो है वो कहा जाता है। अगर लिक्विड से गैस बनता है तो इसे जो है क्या कहा जाता है? तो देखिए लिक्विड से अगर गैस बनता है ना तो इसे जो है वेपराइजेशन कहा जाता है। वहीं अगर आपका जो है गैस से अगर लिक्विड बनता है ना तो इसे जो है कंडेंसेशन जो है वो कहा जाता है। वहीं अगर बात कर ले आपका जो है देखिए सॉलिड से अगर गैस बनता है तो इसे जो आपका सब्लिमेशन कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए अगर गैस से सॉलिड बनता है ना, देखिए गैस से अगर सॉलिड बनता है तो इसे जो है कंडेंसेशन जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको स्टेट साइकिल जो है वो ध्यान में रखना है। इस फिगर को जो आपको पूरे माइंड में जो है वो बैठा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि जिन जीवधारियों में मेरुदंड पाई जाती है उन्हें जो है क्या कहते हैं? तो देखिए जिन जीवधारियों में मेरुदंड पाई जाती है ना तो उन्हें जो है वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी जंतु जो है वो कहा जाता है। तो वर्टिब्रेट्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर इनके उदाहरण की देख ले तो मैमल्स यानी स्तनधारी, सभी फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सभी जो आपके वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी जो है ये किस मंत्रालय से संबंधित है? तो देखिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स से जो है ये आपका संबंधित है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एनजीटी की जो स्थापना ये आपका 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। ये सारा मैंने आपको सब कुछ बता दिया एक्स्ट्रा फैक्ट में। इसके अलावा एक मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो आपका वैधानिक निकाय स्थापित करने वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद जो है भारत जो है ना ये दुनिया का तीसरा देश है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो है ये आपके आयुक्त कौन है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 21 जुलाई 2022 से सीबीसी के जो आपके आयुक्त हैं ना ये आपके श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सीबीसी जो है ये किस प्रकार की संस्था है? तो देखिए भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों या फिर कर्मचारियों से संबंधित जो भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने की जो है ना ये आपका एक सर्वोच्च संस्था है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सीबीसी की जो स्थापना है ना ये आपका 1964 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि महाभारत में भीम की थीम आधारित जो नृत्य है ये कौन सा है? तो देखिए महाभारत में भीम के थीम पर आधारित जो आपका नृत्य है ना ये आपका पांडवानी नृत्य है। पांडवानी कहने का मतलब कि पांडव कथा यानी महाभारत की कथा जो इसमें बताई गई है। तो पांडवानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पांडवानी है ना ये छत्तीसगढ़ का जो है एकल नाट्य है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और पांडवानी में आपके कौन सी महिला कलाकार है? तो देखिए ये जो आपका तीजन बाई है ना जो कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य के पांडवानी लोक गीत नाट्य की जो है ये पहली महिला कलाकार भी है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महाभारत समेत महाकाव्यों के विषय को जो है ये कौन सा नृत्य दर्शाता है? तो ये आपका केरल के कथकली भी जो है ये दर्शाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत ने पहली बार किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए जो है तीरंदाजी टीम का जो चयन है वो किया था? यानी किस ओलंपिक में भारत ने जो है अपने आर्चरी के टीम जो है वो भेजे थे? तो देखिए 1988 के सियोल ओलंपिक में जो है सबसे पहली बार आपका आर्चरी भारत का आर्चरी का टीम जो है
का चयन जो है वो किया गया था। तो 1988 के सियोल ओलंपिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले आपके जो है प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि पहली बार महिलाओं को ओलंपिक खेलों में जो है ये कब शामिल किया गया था, तो ये आपका 1900 में जो वो किया गया था। और पेरिस ये जो आपका 1900 में हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका पेरिस में हुआ था। 2026 के विंटर ओलंपिक्स की बात कर ले तो ये जो आपका इटली के मिलान और कार्टिनिया डी एम्पोज शहर में जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा। 2022 का जो विंटर ओलंपिक हुआ था ये कहाँ पर हुआ था, तो ये आपका चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया था। इसके अलावा अगर समर ओलंपिक की बात कर ले तो देखिए 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ना ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 2020 का जो आपका हुआ था ये आपका टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ये आपका यूएस के लॉस एंजलिस शहर में आयोजित किया जाएगा। 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि फुटबॉल मैदान का जो है परिमाप जो वो पूछा गया था। तो देखिए फुटबॉल के मैदान को जो है ये आपका सॉकर फील्ड जो है वो कहा जाता है। और इसमें अगर लंबाई की बात कर ले तो न्यूनतम जो वो 90 मीटर का होता है और अधिकतम जो वो 120 मीटर का होता है। लेकिन सीनियर फुटबॉल के फील्ड की अगर बात कर ले यानी फीफा में जो आपका फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है ना ये आपका 105 मीटर लंबा होता है और 68 मीटर जो है ये आपका चौड़ा होता है। तो ये तो आपका फुटबॉल में ग्राउंड की जो है आपका लंबाई और चौड़ाई को मैंने बता दिया है। अगर फुटबॉल में गेंद की अगर परिधि के बारे में पूछा जाए तो देखिए फुटबॉल में जो गेंद की जो परिधि होता है ना ये आपका यानी सर्कमफेरेंस जो होता है वो आपका 68 से 70 सेंटीमीटर होता है। यानी अगर इंच में बात करें तो 27 से 28 इंच होता है। अगर इसका बात कर ले वजन कितना होता है तो देखिए इसका जो वजन है ना ये आपका 410 से लेकर जो है 450 ग्राम के बीच में होता है। यानी अगर ऑन्स में अगर ऑप्शन दिया रहे तो 14 से 16 अंश के बीच जो है इसका वजन होता है। वहीं अगर व्यास की बात कर ले यानी इसका डायमीटर कितना होता है तो 1.6 से लेकर जो आपका 8.6 से जो है आपका 9 होता है। यानी अगर सेंटीमीटर में बात कर ले तो 22 से 23 सेंटीमीटर जो है इसका जो है वो डायमीटर होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि परमादेश रीट जो है ये किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यायालय द्वारा जो है आपके 5 रीट जो है वो जारी किए जाते हैं, जिसमें आपके जो परमादेश रीट है ना ये आपके अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय के का जो है एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 32 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अनुच्छेद 32 में आपका कहा गया है संविधानिक उपचारों का जो अधिकार है ना ये आपके अनुच्छेद 32 में है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है ये किस अनुच्छेद के तहत जो है वो रीट जारी करते हैं, तो ये आपके अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करते हैं। वहीं अगर हाई कोर्ट की बात कर ले तो ये आपके अनुच्छेद 226 के तहत जो है 5 रीट जो है वो जारी कर सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि साधारण बहुमत से के पास नहीं होता है। यानी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है साधारण बहुमत के साथ जो है वो पास नहीं होता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 169 जो वो दिया गया था। तो देखिए अनुच्छेद 169 की बात कर ले तो ये जो आपका राज्यों में विधान परिषद के उन्मूलन यानी समाप्त या फिर निर्माण से जो वो संबंधित है। तो अनुच्छेद 169 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि हॉकी में जब बॉल को हवा में उछालकर पास किया जाता है तो उसे जो वो क्या कहते हैं। तो देखिए हॉकी में जब बॉल को हवा में उछालकर पास किया जाता है ना तो उसे जो है चिप पास जो वो कहा जाता है। तो चिप पास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हॉकी में उपयोग में आने वाली अन्य पास के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि जो आपका पुश पास होता है ना इसे किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो इसमें जो आपके खिलाड़ी जो होते हैं ना वो हॉकी स्टिक के सहारे ग्राउंड पर गेंद को जो वो धक्के से आगे जो वो धकेलता है। तो इसे जो आपका पुश पास जो वो कहा जाता है। इसके अलावा अगर हॉकी में गेंद को तेजी से हिट करके उसी टीम के दूसरे खिलाड़ी को भेजा जाता है तो इसे जो है हिट पास जो वो कहा जाता है। इसके अलावा हॉकी में खिलाड़ी अपनी स्टिक्स के सहारे ग्राउंड से गेंद को उठाकर आगे भेजते हैं तो इसे जो है स्कूप पास जो वो कहा जाता है। इसके अलावा हॉकी में गेंद को हवा में उछालकर उसे उच्चतम बुनियादी बंधन के लिए टीम के खिलाड़ी को अगर भेजा जाता है तो इसे जो है इसे ही जो है आपका जो वो चिप पास जो है वो कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि होली जो है ये किस ऋतु में मनाई जाती है। तो होली की बात कर ले तो ये जो आपका वसंत ऋतु के आगमन पर जो होली का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। तो ऋतु आपसे पूछा गया था तो वसंत ऋतु आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का जो त्यौहार है ना ये किस तिथि को मनाया जाता है यानी किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए होली का जो त्यौहार है ना ये फागुन मास की पूर्णिमा को जो है ये मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर दिवाली की बात कर ले तो देखिए दिवाली का जो पर्व है ना ये कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। रक्षाबंधन की बात कर ले तो इसे जो है सावन माह के महीने में जो इसे श्रावण माह के पूर्णिमा तिथि को जो है ये आपका रक्षाबंधन जो है वो मनाया जाता है। रामनवमी का जो त्यौहार है ना ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को जो है रामनवमी का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। महाशिवरात्रि की बात कर ले तो ये जो आपके फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो है महाशिवरात्रि का पर्व जो है वो मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु प्रपोज्ड द ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ यानी धन के निष्कासन सिद्धांत का जो प्रस्ताव है ना ये किसने रखा था। तो देखिए जो आपका ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ ये जो सिद्धांत का जो प्रस्ताव है ना ये दादा भाई नौरोजी ने 1867 में जो वो प्रस्ताव जो वो रखा था। तो दादा भाई नौरोजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है किस पुस्तक में जो है इसकी बात जो है वो की गई है। तो देखिए उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये जो पुस्तक है ये आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है और इसी पुस्तक में जो है ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ का जिक्र भी जो है वो किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को जो है कितने स्तर पर जो वो व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में हेल्थ सिस्टम प्रणाली को जो है आपके 3 स्तरों में जो वो व्यवस्थित किया गया है और वो 3 टीयर कौन कौन से हैं। तो पहला आपका प्राथमिक, सेकंड आपका माध्यमिक और थर्ड आपका टर्शियरी सेक्टर। इसमें जो आपका व्यवस्थित जो है वो किया गया है। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है आपके उप केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये सभी आ जाते हैं। माध्यमिक स्तर पर जो है ये आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और छोटे उप जिला के जो अस्पताल है ना ये आपके माध्यमिक स्तर में आ जाते हैं। और तृतीय स्तर में जो है आपके मेडिकल कॉलेज और जिला में जो आपके आ जाते हैं अस्पताल। इसके अलावा एम्स अस्पताल ये सभी जो आपके तृतीय स्तर के जो वो अस्पताल हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प यानी आईपीआर के 1956 से संबंधित जो है गलत कथन कौन सा है। जहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि आईपीआर यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 को जो है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो वो आधार बनाया गया था। तो ये जो ऑप्शन था ना वो आपका गलत दिया गया था क्योंकि आपका आईपीआर 1956 को जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो है वो आधार बनाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प भारतीय संसद द्वारा जो है अप्रैल 1956 में इसे जो है अपनाया गया था और इसे जो है वो ये जो है वो प्रस्तुत जो है वो किया गया था। इसके अलावा आईपीआर जो 1956 है ये भारत का औद्योगिक विकास पर जो है ये पहला व्यापक व्यक्त भी था और इसे जो है भारत का आर्थिक संविधान या फिर राज्य पूंजीवत की बाइबिल के रूप में भी जो है इसे जो है वो माना जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है कि हु वेयर द फ्यूडेटरीज ऑफ चालुक्य डायनेस्टी यानी चालुक्य वंश के जो है सामंत कौन थे। तो देखिए चालुक्य वंश के जो अंतिम राजा थे ना ये कीर्तिवर्मन द्वितीय थे और इसे इसके सामंत दंतीदुर्ग ने परास्त कर जो है एक नए वंश जिसका नाम था राष्ट्रकूट वंश इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो ऑप्शन में आपका राष्ट्रकूट वंश दिया गया था। तो राष्ट्रकूट वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर चालुक्य वंश की बात कर ले तो देखिए चालुक्य वंश की जो स्थापना है ना ये पुलकेशिन प्रथम के द्वारा जो वो किया गया था और चालुक्य वंश की जो राजधानी थी ये आपका बादामी यानी वातापी में था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा चालुक्य वंश का जो प्रसिद्ध राजा था ना ये आपका पुलकेशिन द्वितीय था और पुलकेशिन द्वितीय ने ही जो है पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन को जो वो हराया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तेरी मिट्टी में मिल जावा ये जो गाना है ना ये किस फिल्म का जो है वो गाना है।
तो ये आप गाना जनरली सुने होंगे क्योंकि ये बहुत फेमस हुआ था। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, ये सॉन्ग आप सुने होंगे, जो कि आपके भारतीय सैनिकों और उनके साहस के बलिदान को जो है वो समर्पित किया गया था। और ये जो गीत है ना, ये आपका केसरी मूवी यानी केसरी फिल्म का जो है वो गीत है, जो कि आपका 2019 का गीत है। तो केसरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका तेरी मिट्टी में मिल जाए, ये जो गीत है ना, ये किसके द्वारा गाया गया था। तो देखिए ये जो गीत है ये आपके बी प्राक के द्वारा जो वो गाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बी प्राक को जो है 67वां जो फिल्म फेयर अवार्ड्स हुआ था 2022 में, इसके लिए जो है इन्हें बेस्ट फिल्म प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी जो वो मिल चुका है। एग्जाम में अगर पूछा जाए कि बी प्राक को जो है 67वें फिल्म फेयर अवार्ड्स किस गाने के लिए जो है वो दिया गया था, तो इनका जो एक गाना था मन भारिया के लिए जो है इन्हें जो है बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जो है वो दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर 68वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात कर ले 2023 का, ये जो आपका बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड जो है ये किसे दिया गया है, तो ये आपके अरिजीत सिंह केसरिया को जो है वो दिया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि 2023 का जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप हुआ था ना, इसकी जो मेजबानी है ये किस देश के द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए 2023 का क्रिकेट विश्व कप की जो मेजबानी है ना, ये भारत देश के द्वारा जो वो किया गया था। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और 2023 आईसीसी क्रिकेट विश्व कप ये जो है कौन सा संस्करण रहा था, तो ये आपका 13वां संस्करण रहा था, जो कि आपका 2023 में आयोजित किया गया था। और इसके अगर विजेता टीम की बात कर ले तो देखिए इसका जो विजेता टीम रहा था ये आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। उप विजेता जो है ये आपका भारत देश रहा था। मैं आपको बता दूं कि 2023 क्रिकेट विश्व कप में फाइनल मुकाबले में जो है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को जो है 6 विकेट से हरा दिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और फाइनल मैच के जो है मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे, तो देखिए फाइनल मैच के जो मैन ऑफ द मैच है ना, ये आपके ऑस्ट्रेलिया बैट्समैन ट्रेविस हेड जो है ये आपके फाइनल मैच के जो है मैन ऑफ द मैच रहे थे। और इसमें कितने देश ने जो है भाग लिया था, तो टोटल आपके 10 देशों ने जो इसमें भाग लिया था। और टोटल आपके 48 मैच जो वो कराए गए थे। जिसमें अगर बात कर ले प्लेयर ऑफ द सीरीज, ये जो है कौन रहे थे, तो देखिए प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है ये आपके भारत के विराट कोहली रहे थे। और सबसे ज़्यादा जो रन है ना, ये विराट कोहली के द्वारा ही जो वो मारा गया था, जो कि 765 रन जो वो मारा गया था। और सबसे ज़्यादा जो विकेट है ये आपके मोहम्मद शमी के द्वारा जो वो लिया गया था, जो कि 24 विकेट जो वो लिया गया था। तो ये तो हो गया आपका 2023 के आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की बात, जो कि आपका 50 ओवर का होता है और ये प्रत्येक 4 वर्षों के बाद आयोजित किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आईसीसी टी20 विश्व कप के बारे में। तो देखिए आईसीसी टी20 विश्व कप जो आपका 2024 में हाल ही में हुआ है, इसका जो विजेता टीम रहा है ये आपका भारत देश रहा है। और मैं आपको बता दूं कि भारत ने जो है फाइनल मुकाबले में जो है ये किसे हराया था, तो देखिए फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका को जो वो हराया है। और कितने रनों से हराया है, तो ये आपका 7 रनों से हराया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 का आयोजन ये जो है कहां पर किया गया था, तो ये आपका यूएसए और संयुक्त रूप से आपका यूएसए और वेस्ट इंडीज देश में जो है इसका आयोजन जो है वो किया गया था। जिसमें अगर प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात कर ले तो देखिए प्लेयर ऑफ द सीरीज यानी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो मिला था ये आपके जसप्रीत बुमराह को जो है वो दिया गया था। और जसप्रीत बुमराह जो ये कहाँ के गेंदबाज हैं, तो ये आपके भारत देश के गेंदबाज हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और मैन ऑफ द मैच जो है फाइनल मुकाबले में किसे मिला था, तो देखिए मैन ऑफ द मैच जो है ना फाइनल मुकाबले में ये विराट कोहली को जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि नेहरू पर्वतारोहण संस्थान ये जो है कहाँ पर स्थित है, तो देखिए नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग ये जो आपका कहाँ पर है, तो ये आपका उत्तरकाशी उत्तराखंड में स्थित है। तो उत्तरकाशी उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले एनआईएम की स्थापना ये जो है कब हुआ था, तो ये आपका 14 नवंबर 1965 को हुआ था। और इसकी जो शुरुआत है ना, ये भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के सम्मान में जो है इसकी शुरुआत जो है वो किया गया था। इसके अलावा अगर पर्वतारोहण की बात कर ले तो एक ऐसा खेल है जिसमें ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना जो वो शामिल होता है। और इसे मुख्य रूप से जो है पहाड़ के उच्च बिंदुओं तक पहुंचने या फिर पहुंचने का प्रयास करना होता है, जो चढ़ाई का आनंद लेने के लिए जो वो किया जाता है। और पर्वतारोहण जो है ये आपके मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका अल्पाइन होता है, सेकंड आपका एक्सपीडिशन होता है। ये जो आपके 2 प्रकार होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि संविधान के किस भाग को जो है
भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिए ये जो आपके भाग 3 है ना, जिसे मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है, और भाग 3 ही को जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा जो है वो कहा जाता है। तो भाग 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार का जो वर्णन है ना, ये आपके संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है इसका वर्णन जो है वो किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से जो वो लिया गया है। ये तो हो गया आपका भाग 3। भाग 4 में जो है किसका वर्णन किया गया है, तो देखिए डीपीएसपी का जो वर्णन है ना, ये आपके भाग 4 में किया गया है। और मौलिक कर्तव्य का जो वर्णन है ना, ये आपके भाग 4A में किया गया है। और नागरिकता का वर्णन ये जो है किस भाग में किया गया है, तो देखिए नागरिकता का जो वर्णन है ना, ये आपके भाग 2 में किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, यानी ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण बैंक जो कि आपका एक माइक्रो फाइनेंस बैंक है, और इसकी जो स्थापना है ना, ये आपका अक्टूबर 1983 में किया गया था। हालांकि इसकी शुरुआत जो आपका 1976 में ही हो गया था, लेकिन इसकी जो स्थापना ये आपका अक्टूबर 1983 में किया गया था। और इसका जो हेड क्वार्टर है कि ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका ढाका बांग्लादेश में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है ये आपके मोहम्मद यूनुस के द्वारा जब वो किया गया था। तो मोहम्मद यूनुस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मोहम्मद यूनुस को जो है ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस की अवधारणाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो है इन्हें 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। और मोहम्मद यूनुस को ही जो है 1984 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गुलामगिरी पुस्तक ये जो है किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये आपका प्रीवियस शिफ्टों में भी जो है वो पूछा गया था। तो देखिए गुलामगिरी जो पुस्तक है ना, ये आपके ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है वो लिखा गया था। तो ज्योतिबा फूले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ज्योतिबा फूले के द्वारा ही जो है 1873 में आपके सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ये आपका पुणे महाराष्ट्र में जो है वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है 1848 में पुणे के बुधवारपेट में जो है पहला गर्ल्स स्कूल भी जो है वो शुरू किया गया था। और 1851 में इन्होंने जो है पुणे के अछूतों के लिए जो है पहला स्कूल भी जो है वो शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि इनमें से कौन सा जो है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट यानी तार युक्त वाद्य यंत्र जो है ये नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका फ्लूट यानी बांसुरी जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका बांसुरी है ना, ये आपका तार युक्त वाद्य यंत्र नहीं है। तो बांसुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब बात कर लेते हैं ये तार युक्त वाद्य यंत्र कौन कौन से होते हैं। तो देखिए तार युक्त जो वाद्य यंत्र है ना, ये आपके यथा होता है, सितार होता है, इकतारा होता है, वीणा होता है, कमाइचा होता है और सांगरी। ये सब जो आपके तार युक्त वाद्य यंत्र होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर प्रमुख बांसुरी वादक की बात कर लें तो देखिए सबसे पहला जो नाम आता है ये आपका हरिप्रसाद चौरसिया का आता है। तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ये आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से है। इनके अलावा पन्नालाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी, वी कुंजमणि, इन सभी का जो संबंध है ना, ये आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यूट्रोफिकेशन ये जो है क्या होता है। तो देखिए यूट्रोफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसमें अत्यधिक खनिजों और पोषक तत्वों के कारण जो है जल निकाय में शैवाल जो है इसमें जो है अत्यधिक वृद्धि होती है। और यह प्रक्रिया शैवाल के जीवाणु क्षरण के बाद जो है जल निकाय में ऑक्सीजन की कमी के रूप में जो ये आपका समाप्त हो सकता है। और अगर यूट्रोफिकेशन के अगर एग्जाम्पल की बात कर ले तो देखिए शैवाल प्रस्फुटन ये जो आपके यूट्रोफिकेशन के जो है ये आपका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और ये जो है किससे प्रेरित होता है यूट्रोफिकेशन। तो देखिए यूट्रोफिकेशन जो है आमतौर पर नाइट्रेट या फॉस्फेट युक्त डिटर्जेंट, उर्वरक या सीवेज को जलीय प्रणाली में छोड़ने से जो है ये आपका यूट्रोफिकेशन जो है ये आपका प्रेरित होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि G20 समिट जो आपका 2023 में हुआ था, इसके जो है मुख्य कोऑर्डिनेटर जो है ये कौन थे। तो देखिए 2023 का जो आपका G20 समिट हुआ था जो कि आपका भारत देश में ही आयोजित किया गया था। और भारत में कहाँ पर, तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और इसमें जो मुख्य कोऑर्डिनेटर थे ना, ये आपके हर्षवर्धन श्रृंगला थे। तो हर्षवर्धन श्रृंगला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले G20 2023 का आपका थीम यानी विषय जो है ये क्या रहा था। तो देखिए इसका जो विषय रहा था ना, ये आपका वसुधैव कुटुंबकम रहा था। यानी अगर इसके इंग्लिश में बात कर ले इसका थीम क्या रहा था,
तो देखिए इसका इंग्लिश में जो थीम रहा था ना वो आपका वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और अगला जो G20 का आपका समिट होगा 2024 में, ये कहाँ पर होगा? तो ये आपका ब्राज़ील देश में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा बात कर ले G20 की स्थापना ये जो है कब हुआ था? तो देखिए G20 की जो स्थापना है ना ये आपका 26 सितंबर 1999 को हुआ था। लेकिन G20 का अगर पहला समिट पूछा जाए कि ये कब हुआ था, तो देखिए पहला जो G20 समिट है ना ये आपका 2008 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका अमेरिका के वाशिंगटन में आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक ब्रिक्स की बैठक के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए ब्रिक्स की जो बैठक है ना 2023 में ये आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था। और 2024 का जो ब्रिक्स की बैठक है ना ये आपका रूस देश में आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा ब्रिक्स बैंक के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए ब्रिक्स बैंक के जो वर्तमान में अध्यक्ष है ना ये आपके डिल्मा रोसेफ हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसी से मिलता जुलता एक आपका COP29 के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए COP का पहले फुल फॉर्म जान लीजिए कि क्या होता है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका जो ये फुल फॉर्म होता है। और COP29 की जो बैठक है ना जो कि आपका 2024 में अजरबैजान में होगा। और COP28 के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए COP28 की जो बैठक है ना ये आपका UAE देश में जो है वो आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है असम से संबंधित है? तो ऑप्शन में आपका एक सत्रिया नृत्य जो है वो दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका सत्रिया नृत्य है ना ये आपका असम राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सत्रिया नृत्य के बारे में। तो देखिए सत्रिया नृत्य की जो खोज है ना ये आपके 15वीं शताब्दी में शंकर देव के द्वारा जो है इनकी जो खोज है वो किया गया था। और सबसे जो नवीनतम जो शास्त्रीय नृत्य है ना वो आपका सत्रिया नृत्य ही है। और इसे जो है शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया था? तो देखिए सत्रिया नृत्य को जो शास्त्रीय नृत्य का दर्जा है ना ये आपका 2000 ईस्वी में जो वो दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा असम राज्य के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो इसमें आपका एक बिहू आ जाता है। बिहू जो है ये आपका असम राज्य का जो है उत्सव भी है और एक लोक नृत्य भी है। इसके अलावा बागुरम्बा नाम सुने होंगे। तो देखिए ये जो आपका बागुरम्बा है ना ये आपका असम राज्य का ही जो है एक लोक नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नमामि गंगा प्रोजेक्ट से जो है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य या फिर ऑब्जेक्टिव जो है वो शामिल नहीं है? तो देखिए अगर नमामि गंगे योजना की बात कर ले तो ये जो आपका केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया जो एक योजना थी। और इसकी जो शुरुआत है ये आपका 2014 में जब वो किया गया था। और इस योजना का जो प्रमुख लक्ष्य था ना वो आपका गंगा सफाई से करना था और गंगा की सतह को सफाई करना। इसके अलावा फैक्ट्री से जो आपके अपशिष्ट जो पदार्थ वगैरह होते थे ना उन्हें जो है नियंत्रित करने के लिए जो है ये आपका नमामि गंगे कार्यक्रम जो वो शुरू किया गया था। तो आप बताइएगा कि इसके ऑप्शन में जब वो क्या दिया गया था? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि साफ चैंपियनशिप 2023 के विजेता कौन है? तो देखिए साफ चैंपियनशिप की बात कर ले तो ये जो आपका फुटबॉल का जो एक टूर्नामेंट है और इसमें जो आपके 2023 के जो विजेता रहे थे ना ये आपका भारत देश रहा था। भारत ने साफ चैंपियनशिप 2023 के फाइनल मुकाबले में जो है कुवैत को हराकर जो है ये ट्रॉफी जो वो जीता था। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका साफ चैंपियनशिप है ना ये हर 2 साल पर जो है ये आपका आयोजित किया जाता है। किसी बच्चे ने बोला कि ISSF के बारे में पूछा गया था, यानी ISSF जो आपका शूटिंग का चैंपियनशिप है इसका जो 2023 में जो है भारत के तरफ से गोल्ड मेडल जो वो किसने जीता था? तो देखिए अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो देखिए ISSF 2023 में शूटिंग में जो भारत की तरफ से गोल्ड मेडल है ना ये अमनप्रीत सिंह ने जीता था। तो अगर ये प्रश्न पूछा गया था तो अमनप्रीत सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सभी भारतीय राज्यों में जो वो सबसे गरीब था? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जनगणना कभी भी ये परिभाषित नहीं करता है कि कौन सा राज्य आपका गरीब है या फिर कौन सा राज्य जो है ये अमीर है, बल्कि जनगणना ये परिभाषित करता है कि विभिन्न धर्म, नस्ल, जाति, लोगों के रहन सहन, शिक्षा अनुपात, लिंगानुपात की सटीक गणना करने में जो है ये आपका जनगणना ही जो है ये आपका मदद करता है। तो क्वेश्चन में तो आपका जनगणना नहीं दिया गया होगा। जो आपका नीति आयोग का जो पहला बहुआयामी जो गरीबी सूचकांक है ना जो कि आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है जो कि आपके नीति आयोग के द्वारा जो पहला आपका जारी किया गया था जो कि आपका 2021 में जारी किया गया था। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे जो गरीब राज्य था ना ये आपका बिहार राज्य था, उसके बाद आपका झारखंड राज्य था, उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश, ये सभी जो आपके गरीब राज्य थे। तो ऑप्शन में अगर बिहार दिया गया होगा तो बिहार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
और देखिए नीति आयोग के पहले जो आपका मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो जारी किया गया था ना, इसमें बिहार में गरीबी दर जो है वो आपका सबसे अधिक रहा था, यानी कितना प्रतिशत रहा था, तो ये आपका 51.91% रहा था। इसके बाद झारखंड में जो है वो आपका 42.16% रहा था, और थर्ड में आपका उत्तर प्रदेश में जो है 37.79% रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको, पहला क्वेश्चन आया था कि आर्य समाज की स्थापना ये जो है किसने की थी, तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना है ना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 10 अप्रैल 1875 ईस्वी को जो है ये आपका मुंबई में किया गया था। तो दयानंद सरस्वती आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इनके अलावा बात कर ले दयानंद सरस्वती का जन्म स्थान अगर पूछा जाए तो ये आपके गुजरात से जो है ये आपके बिलोंग करते थे, और इनके जो है बचपन का नाम पूछा जाता है। तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था ना, ये मूल शंकर है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा वेदों की ओर लौटो, ये भी जो नारा है ना, ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो है वो दिया गया था। और इंडिया फॉर इंडियंस यानी भारत भारतीयों के लिए है, ये भी जो शब्द है ना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो है ये शब्द आपके जो है वो बोले गए थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है हिंदुस्तान का मार्टिन लूथर भी जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है ना, ये भी आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो वो लिखा गया था। और शुद्धि आंदोलन की भी जो शुरुआत है ना, ये स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो है शुद्धि आंदोलन की शुरुआत जो है वो किया गया था। इसके अलावा बात कर ले प्रमुख समाज सुधारक और उनके संस्थापक के बारे में, जैसे कि ब्रह्म समाज के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना, ये 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा जो वो किया गया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए तो देखिए तत्वबोधिनी सभा की जो स्थापना है ना, ये 1839 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो वो किया गया था। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की जो स्थापना है ये आपके 1843 में जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है ये 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ये 1867 में केशव चंद्र सेन के द्वारा जो वो किया गया था। आर्य समाज का तो मैंने आपको बता दिया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना है ना, ये आपके मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा जो है ये आपका किया गया था। तो देखिए अगर थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के बारे में पूछा जाए तो ये आपका मैडम ब्लावत्स्की व कर्नल अल्कॉट ने जो है 1875 में न्यूयॉर्क में जो इसकी स्थापना की थी। इसके अलावा मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना है ना, ये 1875 में सैयद अहमद खान के द्वारा जो वो किया गया था। इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना ये आपका 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है ये आपका 28 दिसंबर 1885 को जो है A.O. ह्यूम के द्वारा जो वो किया गया था। रामकृष्ण मठ की जो स्थापना है जो कि आपका बेंगलुरु में स्थित है, और ये आपका 1887 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा जो इसकी स्थापना जो वो किया गया था। देव समाज की बात कर ले तो 1887 में जो है ये सत्यानंद अग्निहोत्री के द्वारा देव समाज की स्थापना जो वो किया गया था। और कहाँ पर, तो ये आपका लाहौर में किया गया था। मुस्लिम लीग की जो स्थापना ये आपका 1906 में सलीम उल्लाह खान और आगा खान के द्वारा जो इसकी स्थापना जो वो किया गया था। गदर पार्टी की जो स्थापना ये आपका अमेरिका में 1913 ईस्वी में जो है लाला हरदयाल और परमानंद और कांसीराम के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। होम रूल लीग की बात कर ले तो होम रूल लीग की जो स्थापना है ये आपका 1916 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। विश्व भारती की जो स्थापना ये आपका 1918 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो वो किया गया था। इसके अलावा प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात कर ले तो देखिए प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है ना, ये आपके 1920 में N.M. जोशी के द्वारा किया गया था। हरिजन संघ की जो स्थापना ये आपका 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा जो वो किया गया था। खुदाई खिदमतगार आंदोलन की जो स्थापना है ये आपका 1907 में अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया था। शांति निकेतन की स्थापना ये जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। वेद समाज की जो स्थापना ये आपके के श्री घरालू नायडू के द्वारा जो वो किया गया था। वीमेंस इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है ये आपके लेडी सदाशिव अरुयर के द्वारा जो वो किया गया था। आज़ाद हिंद कॉन्फ्रेंस की जो स्थापना ये आपका अल्लाह बख्श के द्वारा किया गया था। इसके अलावा बहिष्कृत हितकर्णी सभा की जो स्थापना है ना, ये आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भटियाली निम्न में से किस राज्य का जो है एक लोक संगीत है। तो देखिए अगर भटियाली की बात कर ले तो ये जो आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल का जो है एक लोक संगीत है, तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए एक आपका बाउल भी जो है, देखिए ये जो आपका बाउल भी है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य का जो है एक लोक संगीत है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर नृत्य की बात कर ले पश्चिम बंगाल के अगर लोक नृत्य के बारे में, तो देखिए ये जो आपका छऊ नृत्य है ना, जो कि आपके 3 प्रकार के होते हैं, जिसे आपका वेस्ट बंगाल में जो है इसे पुरलिया छऊ कहा जाता है। झारखंड का भी जो है छऊ जो है एक लोक नृत्य है, और झारखंड में जो इसे सरायकेला छऊ के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा का भी जो छऊ है ये आपका उड़ीसा राज्य का जो है वो लोक नृत्य है, और उड़ीसा में छऊ को जो है ये आपका मयूरभंज छऊ के नाम से जो वो जाना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अलकप नृत्य की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका अलकप नृत्य है ये आपका पश्चिम बंगाल का जो है एक लोक नृत्य है, जो कि आपके मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के ग्रामीण समुदाय के द्वारा जो है इस नृत्य को जो वो किया जाता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए कुसान गंभीर और कीर्तन नृत्य ये भी आपका पश्चिम बंगाल का जो है एक लोक नृत्य है। इसके अलावा अन्य राज्य के अगर लोक संगीत की बात कर ले तो देखिए अगर वनावन की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका वनावन है ना, ये आपके कश्मीर का जो है लोक संगीत है। पंडवानी की बात कर ले तो पंडवानी जो है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य का जो है एक लोक संगीत है। और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि तीजन बाई और रीतू वर्मा इनका जो संबंध है ये किनकी जो है ये प्रसिद्ध गायिका हैं। तो ये आपके पंडवानी लोक संगीत की जो है प्रसिद्ध गायिका हैं, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा रसिया गीत जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का लोक संगीत है। पंखीड़ा, लोटिया, मांड ये तीनों जो आपके राजस्थान राज्य के लोक संगीत है। मांडो अगर एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका मांडो है ना, ये गोवा राज्य का लोक संगीत है। आल्हा जो है ये आपका मध्य प्रदेश राज्य का लोक संगीत है। सोहर की बात कर ले तो ये आपका बिहार और उत्तर प्रदेश का लोक संगीत है। पोवाड़ा की बात कर ले तो ये आपका महाराष्ट्र का लोक संगीत है। दसकटिया की बात कर ले तो ये आपका उड़ीसा राज्य का जो है लोक संगीत है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि बृहत कथा कोश ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए बृहत कथा कोश की बात कर ले तो ये आपके हरिसेन के द्वारा जो इस पुस्तक को लिखा गया है। तो हरिसेन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर हरिसेन की बात कर ले तो ये जो आपके गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त के जो है दरबारी कवि थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्राचीन भारत की पुस्तकें एवं उनके लेखक के बारे में जान लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपके विशाख दत्त हैं। राजतरंगिणी जो पुस्तक है ये आपके कल्हण के द्वारा लिखा गया है। कथा सरित सागर ये जो पुस्तक है ये आपके सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। कामसूत्र जो पुस्तक है ये आपके वात्सायन के द्वारा लिखा गया है। बुद्ध चरित जो पुस्तक है ये आपके अश्वघोष के द्वारा लिखा गया है। नाट्यशास्त्र जो पुस्तक है ये आपके भरत मुनि के द्वारा लिखा गया है। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशी और रघुवंशन ये तीनों जो पुस्तक है ना, ये आपके कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं। अर्थशास्त्र जो पुस्तक है ये आपके कौटिल्य के द्वारा लिखे गए हैं। मृच्छ कटिकम जो पुस्तक है ये आपके शूद्रक के द्वारा लिखे गए हैं। गीत गोविंद जो पुस्तक है ये आपके जयदेव के द्वारा लिखे गए हैं। हर्षचरित, कादम्बरी, नागानंदी और रत्नावली ये चारों जो पुस्तक है ना, ये आपके बाणभट्ट के द्वारा लिखे गए हैं। और इंडिका जो है ये आपके मेगास्थनीज के द्वारा जो है वो लिखे गए हैं। और यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि मेगास्थनीज जो है ये आपके जो है किसके जो इसके जो राजदूत है ना, कौन सा राजदूत जो है मेगास्थनीज को जो वो भारत भेजा था। तो देखिए सेल्यूकस निकेटर जो है ये मेगास्थनीज को जो वो भारत भेजा था। इसके अलावा पंचतंत्र जो पुस्तक है ना, इसके लेखक विष्णु शर्मा हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लंगवीर किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देखिए लंगवीर की बात कर ले तो ये आपका उत्तराखंड राज्य का जो एक फोक डांस है। तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका लंगवीर नृत्य है ना, ये मुख्य रूप से उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल क्षेत्र में जो इस नृत्य को जो वो किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य के अन्य लोक नृत्य की बात कर ले तो देखिए राममन ये जो आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य जो कि आपका उत्तराखंड का है। और ये जो आपका राममन लोक नृत्य है ना, इसे 2009 में यूनेस्को की अमृत विरासत सूची में भी जो है वो शामिल किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा चंचरी, छोलिया नृत्य, झुमेलो नृत्य ये तीनों जो नृत्य है ना, ये आपके उत्तराखंड राज्य के लोक नृत्य हैं।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला जो है देश का पहला ग्राम पंचायत जो है ये कौन सा राज्य जो है वो बन गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2022 में 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला देश का जो पहला ग्राम पंचायत बना है ना, ये केरल राज्य का पुलमपारा ग्राम पंचायत बना है। तो केरल राज्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर केरल राज्य का अगर पूछा जाए कि कौन सा ग्राम पंचायत बना है तो ये आपका पुलमपारा बना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इंडियन पॉपुलेशन स्टार्टेड डिक्लाइनिंग आफ्टर विच ईयर, यानी भारतीय जनसंख्या जो है किस वर्ष के बाद जो है वो घटने लगा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1911 से 1921 तक जो है भारत ने अपनी जनसंख्या में नकारात्मक वृद्धि जो है वो दर का जो अनुभव वो किया था। तो ऑप्शन में आपका 1921 दिया गया था। तो 1921 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द शेप ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का जो आकार है ना ये कैसा होता है। या फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जियोइड आकार का जो ये किसका शेप होता है। तो देखिए जियोइड आकार का जो शेप है ना ये आपके पृथ्वी का होता है। तो ऑप्शन में पृथ्वी दिया गया हो तो पृथ्वी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए पृथ्वी का जो आकार है ना ये आपका जियोइड आकार का होता है, यानी ऑब्लेट स्फीरॉइड होता है। यानी आप बोल सकते हैं कि स्फेरिकल जो इसका शेप होता है, तो हिंदी में अगर बात करें तो ये आपका चपटा गोलाकार आकार का होता है। तो आपका ऑप्शन में अगर जियोड दिया गया होगा तो जियोड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपका पृथ्वी है ना ये पूरी तरह से गोल नहीं है, ये भूमध्य रेखा पर थोड़ा सा आपका उभरा हुआ है और ध्रुव पर जो ये आपका चपटा है, इसलिए ये आपका जो है चपटा गोलाकार है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ द पावर टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप इन इंडिया, यानी इनमें से किसके पास जो है भारत में नागरिकता के अधिकार को जो है विनियमित करने की शक्ति जो है वो दी गई है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पार्लियामेंट यानी संसद के पास जो है भारत में नागरिकता के अधिकारों को जो है विनियमित करने की जो है वो शक्ति है। तो संसद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर पार्लियामेंट की बात कर ले तो देखिए केवल संसद ही जो है नागरिकता से संबंधित प्रावधान जो वो कर सकती है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में जो है संसद की इस आदित्य शक्ति का उल्लेख जो है वो किया गया है। और संसद ने 1955 में जो है नागरिकता अधिनियम जो है वो बनाया था। और इस अधिनियम के अनुसार जो है एक व्यक्ति को 5 तरीकों से नागरिकता जो वो प्राप्त कर सकते हैं। और वो 5 तरीके कौन कौन से हैं। तो पहला आपका जन्म से जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंश परंपरा द्वारा भी आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, पंजीकरण द्वारा भी, प्राकृतिक रूप से भी, और भूमि विस्तार द्वारा भी जो है आप नागरिकता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 5 तरीके से जो आप अपना नागरिकता जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नीमस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनरिंग एंड एलाइड स्पोर्ट्स इज लोकेटेड एट, यानी नीमस जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका नीमस है ना ये आपके अरुणाचल प्रदेश के पश्चिमी कामोंग जिले में स्थित एक उन्नत खेल प्रशिक्षण संस्थान है। तो अरुणाचल प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो है किस मंत्रालय के अधीन जो है वो कार्य करता है। तो ये आपका रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण एवं अधीक्षण में जो है ये आपका कार्य करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट माइग्रेशन रेट इन इंडिया सेंसस 2011, यानी 2011 की जनगणना के आधार पर किस राज्य में प्रवासियों की जो संख्या है ना ये सबसे अधिक है। तो देखिए अगर प्रवासी की बात कर ले तो एक व्यक्ति जो आमतौर पर अस्थायी निवासी के लिए जो है दूसरे देश में जो है वो चले जाते हैं, ऐसे को जो वो आपका अप्रवासी जो वो कहा जाता है। और इसमें 2011 की जनगणना के आधार पर ये जो आपका उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य था ना यहाँ का जो है प्रवासियों की संख्या सबसे अधिक रही थी। तो ऑप्शन में उत्तर प्रदेश या बिहार दिया गया होगा, इनमें से जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका प्रवासियों की संख्या के बारे में। अगर आप किससे यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार अगर मैक्सिमम इमिग्रेंट्स पूछा जाए, ये तो आपका माइग्रेंट्स हो गया। अगर इमिग्रेंट्स यानी अप्रवासी के बारे में पूछा जाए तो देखिए सबसे ज़्यादा जो अप्रवासी आते हैं ना दूसरे स्थान से छोड़कर किस राज्य में आते हैं, तो ये आपका महाराष्ट्र में जो वो सबसे ज़्यादा अप्रवासी आते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और महाराष्ट्र के बाद जो आपका किसका नंबर आता है तो फिर आपका दिल्ली का नंबर आता है, फिर आपका गुजरात का नंबर आता है, फिर आपका हरियाणा का नंबर आता है। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिंगर दलेर मेहंदी
ये जो है कौन सी भाषा में गाते हैं? तो देखिए सिंगर दलेर मेहंदी की बात कर ले तो ये आपके 90 के दशक में एक से बढ़कर एक गाने के लिए जो है वो जाने जाते थे और ये जो आपके पंजाबी सिंगर थे, तो पंजाबी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि भारत में पहले एशियाई खेलों का जो आयोजन है ना, ये कब किया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एशियाई खेलों का जो पहला संस्करण यानी एशियाई खेलों की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1951 में हुआ था और पहला ही जो आपका एशियाई खेल हुआ था ना, ये आपका भारत के नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो 1951 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 19वां संस्करण जो एशियाई खेल का, ये 2022 में होना था, जो कि कोविड-19 की वजह से जो है ये आपका 2023 में आयोजित किया गया था और ये जो आपका चीन के होंगजाओ शहर में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारत में अब तक कितने बार एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है? तो देखिए भारत में अब तक 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन किया जा चुका है। पहला बार जो आपका 1951 में किया गया था और दूसरी बार जो आपका 1982 में जो वो किया गया था। इसके अलावा 19वें संस्करण की बात कर ले जो कि आपका 2023 में हुआ था, इसमें भारत के द्वारा जो है टोटल 107 पदक जो वो जीते गए थे, जिसमें 28 गोल्ड, 38 जो है वो सिल्वर और 31 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल जो है वो शामिल था और भारत जो इसमें पदक तालिका में जो है चौथे स्थान पे रहा था। इसके अलावा बात कर ले जो आपका 2023 में एशियन गेम्स हुआ है, इसमें भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी का जो है ध्वजवाहक जो है ये कौन रहे थे? तो देखिए ओपनिंग सेरेमनी के जो ध्वजवाहक है ना, ये आपके हॉकी के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोर्गोहेन जो है ओपनिंग सेरेमनी की जो है ये ध्वजवाहक रही थी। वहीं अगर समापन समारोह की बात कर ले तो देखिए समापन समारोह में PR श्रीजेश जो है ये भारत के ध्वजवाहक रहे थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि हाल ही में किसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है? तो देखिए हाल ही में आपके जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को जो है NGT का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है। तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ये जो है किसका स्थान लिए हैं? तो ये आपके न्यायमूर्ति सेओ कुमार सिंह का जो है ये आपका स्थान जो है वो लिए हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर NGT की बात कर ले तो देखिए NGT का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपके राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण होता है और इसकी जो स्थापना है ये आपका 18 अक्टूबर 2010 को जो वो किया गया था और NGT के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे ना, ये आपके जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा को जो वो बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और NGT की स्थापना ये जो किस अधिनियम के तहत जो वो किया गया था? तो ये आपके अधिनियम 2010 के अनुसार जो है इसका जो स्थापना है वो किया गया था। इसके अलावा NGT का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका जो प्राथमिक उद्देश्य है वो पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को कुशल और त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा था कि साकेवा जो है ये किस राज्य में मनाए जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है? तो देखिए साकेवा की बात कर ले तो ये आपका सिक्किम राज्य में मनाया जाने वाला जो है एक धार्मिक त्यौहार है। तो सिक्किम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका साकेवा जो त्यौहार है ना, ये प्रकृति माँ को श्रद्धांजलि देने के लिए जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। सिक्किम के अन्य लोकप्रिय त्यौहार की बात कर ले तो देखिए लोसुंग, द्रुपका तेसी, बुमचू, सागा दावा, डैसिन, फांग लेहापसोल, ये सभी जो त्यौहार है ना, ये आपके सिक्किम राज्य के त्यौहार हैं। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि एसिड बेस डिस्कवर्ड इन विच ईयर, यानी एसिड और बेस का जो खोज है ना, ये किस वर्ष में किया गया था? तो देखिए एसिड और बेस की जो खोज है ये आपके 1884 में स्वीडिश केमिस्ट के द्वारा, इनका जो नाम है वो आपका स्वेंते अरहनीस है, इनके द्वारा जो एसिड बेस की जो खोज है वो किया गया था। तो स्वेंते अरहनीस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हाउ मैनी स्क्वायर्स आर देयर इन ए चेस बोर्ड, यानी जो आपका शतरंज का खेल होता है ना, उसमें जो है कितने वर्ग होते हैं यानी स्क्वायर होते हैं? तो देखिए चेस बोर्ड में जो आपके 64 स्क्वायर होता है। तो 64 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। जिसमें अगर कॉलम की बात कर ले तो इसमें जो आपका 8 रो होता है और 8 जो होते हैं वो आपके कॉलम होते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मीनिंग ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन जेनेटिक्स, यानी जेनेटिक्स में जो है ट्रांसक्रिप्शन का जो है वो मतलब पूछा गया था। तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ए सेगमेंट ऑफ DNA इनटू RNA, यानी ट्रांसपिरेशन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके RNA
सॉरी इसमें जो है डीएनए के एक खंड को जो है आरएनए में जो है वो कॉपी करने की प्रक्रिया को ही जो है ये आपका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कहा जाता है। तो कॉपिंग आपका ये ऑप्शन में दिया गया होगा, तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि द इंडियन पेनिनसुलर वाजे पार्ट ऑफ विच कंटिनेंट, यानी भारतीय प्रायद्वीप जो है ये किस महाद्वीप का एक भाग था। तो देखिए भारतीय प्रायद्वीप की बात कर ले तो ये आपका गोंडवाना का जो है एक भाग था, तो गोंडवाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मौलिक अधिकार का वर्णन ये जो है किस भाग में है। तो देखिए फंडामेंटल राइट्स का जो वर्णन है ना ये आपके भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकारों का विवरण जो है वो किया गया है, तो भाग 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 3 को जो है भारत का मैग्ना कार्टा भी जो है वो कहा जाता है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के मैग्ना कार्टा को जो भारत का मैग्ना कार्टा ये जो है किस भाग को कहा जाता है, तो ये आपके भाग 3 को जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा बात कर ले मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है। तो देखिए वर्तमान में आपके जो है 6 मौलिक अधिकार हैं और मैं आपको बता दूं कि मूल संविधान में यानी जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय जो मौलिक अधिकारों की संख्या थी ना वो 7 था, और उसमें 7 में कौन थे। तो देखिए ये जो आपका संपत्ति का अधिकार था ना जिसे अनुच्छेद 31 में रखा गया था, और ये भी जो आपका एक मौलिक अधिकार था, लेकिन इसे जो है 40वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका 1978 में हुआ था, और इसे जो है मौलिक अधिकारों की सूची से जो है संपत्ति के अधिकार को जो है वो हटा दिया गया था। और वर्तमान में जो आपका संपत्ति का जो अधिकार है ना ये आपके भाग 12 और अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसे जो है वो कानूनी अधिकार जो है वो बना दिया गया है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और वर्तमान में जो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला आपका समता का अधिकार जो कि आपका अनुच्छेद 14 से 18 तक है। सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। थर्ड आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि अनुच्छेद 23 से 24 तक है। फोर्थ आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिफ्थ आपका संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि अनुच्छेद 29 से 30 तक है। सिक्स्थ आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 तक है। तो ये आपके वर्तमान में आपके 6 मौलिक अधिकार हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और मौलिक अधिकार को जो है ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे आपका यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2023 में किस बीजेपी नेता को जो है पद्मश्री अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2023 में जो टोटल 106 लोगों को जो है पद्म अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था, जिसमें 6 व्यक्तियों को जो है पद्म विभूषण से, 9 व्यक्तियों को जो है पद्म भूषण से और 91 व्यक्तियों को जो है पद्मश्री अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था। जिसमें अगर 6 पद्म विभूषण की बात कर ले तो देखिए 6 पद्म विभूषण में आपके श्री बालकृष्ण दोषी आ जाते हैं, जिन्हें अन्य मैदान के लिए जो है जो कि आपके गुजरात राज्य से संबंधित है, और इन्हें 2023 में जो है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इनके अलावा श्री दिलीप महालनोबिस को जो है ये आपके मेडिसिन के क्षेत्र में जो है ये आपके 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। मुलायम सिंह यादव को जो है सम्मानित किया गया था। जाकिर हुसैन जो कि आपके कला से संबंधित है, इन्हें भी जो है सम्मानित किया गया था। श्री एच.एम. कृष्णा को भी जो है ये आपके जो है पब्लिक अफेयर्स यानी सार्वजनिक मामले के क्षेत्र में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। श्री श्रीनिवास वर्धन को जो है ये आपके विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जो है इन्हें 2023 के पद्म विभूषण से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ऑप्शन में जो आपका कल्याण सिंह दिया गया था, तो देखिए कल्याण सिंह जो कि आपके बीजेपी नेता थे और इन्हें जो 2023 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था, तो कल्याण सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फाइनेंशियल ईयर जो है ये कब स्टार्ट होता है, यानी वित्तीय वर्ष जो है ये कब से शुरू होता है। तो देखिए वित्तीय वर्ष की बात कर ले तो भारत में जो है ये आपका 1 अप्रैल से जो है वो शुरू होता है और अगले साल के जो है 31 मार्च को जो है ये खत्म होता है। तो अप्रैल 21 एंड मार्च 31 जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं एक क्वेश्चन था आपका 5 ईयर प्लान से, जो कि आपका मैच द फॉलोइंग करना था, जिसमें आपके 2 स्टेटमेंट जो वो दे दिए गए थे। जिसमें आपका पूछा गया था कि गॉडगिल योजना के नाम से जो है किस पंचवर्षीय योजना को जो वो जाना जाता है। तो देखिए तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजना को जो है ये आपका गॉडगिल योजना के नाम से जाना जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना को जो है ये आपके पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और पहली पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो ये आपका पहली जो पंचवर्षीय योजना था
तो ये आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। तो ये जो आपको मैच करना था, तो यहाँ पर जो आपका ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 2 क्वेश्चन जो था वो आपका कंप्यूटर से जो वो पूछा गया था। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह एसएससी की पल पल की अपडेट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।